एएनएम के कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश से 5272 पदों के लिए एप्लीकेशन डाली है। सबको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रही होंगी और बेहतर तरीके से थ्योरी पर ध्यान दे रही होंगी। आज का वीडियो होने वाला है आपका 73 नंबर का वीडियो। अभी तक मैं 72 तक वीडियो कर चुका हूं, तो जो लोग भी नहीं देखी है ज़रूर देखनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि मैं एक पर एक अलग अलग क्वेश्चन हर एक वीडियो में ला रहा हूँ। और अभी तक 73 वीडियो तक मात्र एक ऐसा चैनल है जो आप लोग के लिए कंटिन्यू जो है वीडियो कर रहा है, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी 5272 पदों के लिए जो भी अप्लाई की हैं सभी के लिए आपका मैं टेस्ट देखता हूं कि आप 30 में से कितना सही कर पा रही हैं, ठीक है। तो जो भी यूपीएसएससी के द्वारा अप्लाई की हैं सबको मैं यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ। और चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जो मेहनत करेंगी, जो पढ़ाई करेंगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्जित करने का प्रयास करेंगी उन्हीं को जॉब होगा। बाकी बैठने से, एग्ज़ाम के वेट करने से कि डेट आएगा तो पढ़ूंगी, तो फिर आप ऐसे कैंडिडेट को जॉब होता नहीं है, सीधा ही बात है, ठीक है। 5272 पद है, अप्लाई कितना सारा आया होगा आप लोग खुद भी समझ रही हैं। तो ऐसे में सीधी बात है, जो पढ़ेंगी उन्हीं को जॉब होगा। और पढ़ाई जितना ज़्यादा हो सके थ्योरी से लेकर एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रतिदिन जो है 30 क्वेश्चन अभी ला रहा हूँ, और इसमें आपको मैं जवाब करने के लिए समय दे रहा हूँ कि आप खुद से देखें कि आप कितना सही कर पा रही हैं 30 में। मैं बजाते कह दे रहा हूँ कि 30 में अगर आप 20 से कम अगर सही कर पा रही हैं तो फिर आपको अभी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार नहीं हो, फिर आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, मैं पूरा एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन ला रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए के जो संचरण होता है सबसे आम मार्ग किसके द्वारा फैलता है। संचरण मतलब फैलना, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस ए जो है सबसे आम मार्ग कौन सा है फैलने का। यौन रोग, मल और ओरल यानी मल और मुख के द्वारा, रक्तदान के द्वारा, वायुजनित श्वसन के द्वारा। तो देखिए हेपेटाइटिस ए का जो सबसे आम मार्ग है, क्या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, या फिर ओरल फीकल मार्ग से, या फिर आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा। तो माय डियर आम मार्ग पूछ रहा है, कॉमन। तो ओरल और फीकल जो मार्ग होता है यह कॉमन होता है हेपेटाइटिस के लिए, ठीक है। ऐसे फैलने के लिए यह सेक्सुअल से भी फैलता है, रक्तदान से भी फैलता है, समझ लीजिए, समझ गए। और यह जो ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट जो छीका थूक जो होता है उसके लगने से भी दूसरे को जो है ये फैल सकता है। बट सबसे कॉमन जो होगा वह अपन ये होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओरल फीकल मार्ग, ठीक है, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता, इफेक्टिव पर्सनल हाइजीन प्रथाएं जैसे कि नियमित स्नान और संभावना मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान करता है। यानी कहने का मतलब है कि शारीरिक स्वच्छता जैसे स्नान करना, ऐसे बहुत सारे जो स्वच्छता का जो प्रथाएं हैं जो चल रहे हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए, यह किसको स्वास्थ्य के जो है संवर्धन में योगदान करता है, किसके लिए। विशेष रूप से त्वचा रोग के लिए, ठीक है, या किसी भी अन्य स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की आवश्यक को समाप्त करने के लिए, सामाजिक रूप से स्वीकार उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर अपन क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग हाथ पैर धोते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है, मुंह धोते हैं, ये सब क्यों करते हैं। शारीरिक स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ताकि संक्रमण को जोखिम जो है उसको कम कर सके, ओके। और अपने साथ साथ दूसरे को भी जो है कल्याण को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मान गए आप गंदगी होंगे, आपको इन्फेक्शन होगा, आपके थ्रू दूसरे को भी हो सकता है। तो आप साफ सुथरा स्वच्छ रह रहे हैं, मतलब आप खुद को तो जोखिम कम कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे को भी कल्याण के बारे में आप सोच रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, ओके। आगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन है अपन, भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित की गई। यानी बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो एब्यूज होता है उसके साथ, ठीक है, तो उसके रोकथाम के लिए अधिनियम जो आया, एक्ट आया, कब पारित किया गया, ठीक है। 1998, 1955, 1950, 1974, कब इसे शुरू किया गया, तो ये हमें बताना है। तो राइट आंसर अपन कौन होगा, अपन जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 1974 में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और उपचार अधिनियम आया था, ओके। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बताता है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भारत के प्रमुख स्वास्थ्य समस्या को कौन बताता है।
क्या प्रदूषण बताता है, क्या औषधि बताता है, क्या एसटीडी में वृद्धि बताएगा कि भारत के प्रमुख समस्या है या नहीं है, कौन बताएगा। तो हमें यहाँ पे आप सभी को बताना है कि क्या ए सही है या ए सही है या तीनों सही है। तो आप खुद समझिए कि भारत के प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बताता है, कौन बताएगा। प्रदूषण से भी स्वास्थ्य समस्या होता है, ये भी बताएगा। औषधि भी न मिलना, औषधि भी जो है बहुत ज़्यादा किल होना, इसका भी एक समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। बहुत गरीब लोग दवाई के कारण जो है दम तोड़ देते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये भी सही बात है। और एसटीडी में वृद्धि, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होता है, इसमें भी वृद्धि एक स्वास्थ्य समस्या को बताता है, समझ लीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों सही है, केवल 1, 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। तो मैंने जो बताया उस हिसाब से अपन तीनों सही है, समस्या तीनों है, तीनों एक समस्या क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ये सब क्वेश्चन सोचने वाला होता है और एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ओके। आगे मैं यहाँ पे बढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY का कार्यान्वयन रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों को दर्शाती है। कहने का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा जो योजना है PMSSY, देखिए कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो ये फुल फॉर्म मान के आपसे पूछ देगा कि PMSSY का फुल फॉर्म बताइए, तो देख लीजिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ओके। इसका जो क्रियान्वयन किया गया यह किस सिद्धांत पर बेस है। स्वास्थ्य संवर्धन मॉडल पर बेस्ड है, बायोमेडिकल मॉडल पर बेस्ड है, सिस्टम सिद्धांत पर बेस्ड है, पारिस्थितिक मॉडल पर बेस्ड है, यह किस पर बेस्ड योजना है। तो माय डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम सिद्धांत पर बेस्ड यह क्वेश्चन है, ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NPCP किस व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत के अनुरूप है। मतलब जो भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है, यह किस व्यवहार के परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछ रहा है, ठीक है। सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत पर, नियोजित व्यवहार का सिद्धांत पर, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल पर, ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल पर, किस पर यह आधारित है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यह किस व्यवहार परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यह तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो व्यवहार परिवर्तन है, यह आपके स्वास्थ्य विश्वास मॉडल पर आधारित है, ओके। ऑप्शन नंबर सी, जो ये मॉडल क्या करता है कि स्वास्थ्य को क्या करता है, बेहतर बनाने के लिए, चीज़ों को जो है कंट्रोल करने के लिए कार्यक्रम तैयार करता है, उसी पर बेस्ड ये स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है, ओके। आगे मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। अच्छा क्वेश्चन है, ओके, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कि भारत में बाल के कल्याण के लिए जो काउंसिल, जो परिषद की स्थापना की गई, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल की जो स्थापना की गई, वह कब की गई। 1952, 1966, 1978, 1943। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन आप सही करके दिखा दीजिए, ओके। तो जो भारत में बाल कल्याण परिषद की जो स्थापना की गई, वह कब की गई, तो 1952 में, यानी 1952 में, ओके। याद रखिएगा, प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में रहेगा। भारत की केंद्र सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। हमसे पूछ रहा है दहेज निषेध अधिनियम, ठीक है। जो एक्ट है, निषेध एक्ट, वह कब जो है पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा, ओके। कोई भी एक्ट होता है, भारत सरकार ही उसको पारित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1988, 1961, 1950, 1976। आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बताऊं। 8 का ऑप्शन नंबर बी, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं बढ़ता हूं। 9 नंबर का क्वेश्चन है अपने सामने, हमारे जीने के तरीके को क्या परिभाषित किया गया है तथा इनमें व्यक्तिगत आदतें तथा व्यवहार पैटर्न शामिल हैं। देखिए
हम जो दैनिक जीवन जीते हैं उसमें हमारी व्यक्तिगत आदतें और जो व्यवहार होता है यह कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन लाइफ स्टाइल से संबंधित होता है। जो भी हमारे अंदर हैबिट है, जो भी हम व्यवहार को दर्शाते हैं, यह हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर आता है, दैनिक जीवन के अंदर। ठीक है, तो जीवन शैली, दुर्घटना, क्षति, लिंग। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्यक्तिगत आदतें और व्यवहार किस पैटर्न में शामिल होता है, इसे किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो लाइफ स्टाइल जीवन शैली के रूप में जो है परिभाषित किया गया है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ। 10वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया। लोकार्पित मतलब लोगों के लिए अर्पित किया गया, कब? तो आप लोग को पता होगा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP जो 1900 कब शुरू किया गया, आप लोग कमेंट कीजिए। 1975, 1982, 1960, 1996। ठीक है, कब शुरू की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1920, 1982 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम अच्छे अच्छे सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, यानी भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित की गई। हमसे ये पूछ रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू की गई। ठीक है, और इससे दूसरा क्वेश्चन क्या क्रिएट हो गया, आपको पता चला। एक तो हमसे पूछा ही कि भाई प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू की गई, ये तो पूछ ही दिया। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या क्रिएट हो गया कि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ। मान गया आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो आपको दिमाग में खटाक से आना चाहिए कि वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं बता दूं कि ये शुरू जो की गई कब, 1992, 2007, 2000, 2002 में। तो राइट आंसर अपन कौन सा होगा? राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1992 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, कि गृह दौरे यानी होम विजिट योजना बनाने तथा उसे चलाने काम करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है। मतलब होम विजिट के जो प्लानिंग करते हैं, जो उसके अंदर क्रियान्वय करते हैं, काम करते हैं, उसमें कौन सा हम स्टेप लेंगे उसके लिए, योजना बनाने के लिए और क्रियान्वय करने के लिए। अब समझिए, ये दो कथन दिए गए हैं, ये दोनों में से क्या दोनों सत्य होगा या कोई एक सत्य होगा, वो बताना है हमें। ओके, दिनचर्या उच्च जोखिम तथा प्रसव के बाद प्रसवोत्तर के अनुसार, यानी प्रसव के बाद जो समय होता है प्रसवोत्तर, उसके अनुसार अपने गृह दौरे की योजना बनाएं। क्या ये सही है? होम विजिट में दिनचर्या उच्च जोखिम तथा प्रसवोत्तर के अनुसार अपने गृह दौरे की योजना बनाएं, क्या ये सही है? दौरे के संबंध में ग्राम प्रधानों या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूचित करें ताकि वे ग्रामीणों को सूचित कर सके। क्या सही है? क्या ये दोनों सही है या फिर इनमें से कोई एक सही है, हमें ये बताना है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, आप लोग को पता होगा कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि सबसे पहले हम कोई भी योजना बनाते हैं होम विजिट में जाने के लिए, तो जैसे बुखार का ट्रीटमेंट हो, टीकाकरण करना हो, किसी हेल्थ एजुकेशन देना हो, स्वास्थ्य शिक्षा देना हो, तो किसी भी गांव में हम जाते हैं तो वहां जाने से पहले वहां के जो भी प्रधान होते हैं, जो भी वहां के कार्यकर्ता होती है, आंगनवाड़ी या जो भी वहां के क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गया या प्रधान हो गए, ये सब जो भी होते हैं, तो इनको सूचना देते हैं कि भाई मैं इस दिन प्लान कर रहा हूँ, मैं इस दिन योजना बना रहा हूँ होम विजिट करने के लिए, आप अपने गांव में लोगों को सूचित कर दें। ये बातें भी सही है, तो ये बातें बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ें, कोई भी दिनचर्या हो, उच्च हाई रिस्क वाले हो या प्रसव के बाद हो, गृह दौरे की योजना बनाएं। किसी भी टॉपिक पर आप चाहें तो गृह योजना बना सकते हैं, तो ये भी बात सही है। तो इसलिए हमारे हिसाब से दोनों सही है। ठीक है, एक या दो दोनों, तो यही अपना सही हो गया, बाकी एक दो तो ये सब गलत है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे निम्नलिखित में से कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे दो कथन दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन दोनों है। क्या ये दोनों प्रभावित करते हैं या दोनों में से कोई एक ही प्रभावित करता है स्वास्थ्य को कौन इफेक्ट करता है इनमें से? जैविक कारक, क्या जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर प्रभावित करते हैं? व्यवहारिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, क्या ये तीनों प्रभावित करते हैं?
या फिर आपको ऑप्शन एक में से ए प्रभावित करेंगे या ये प्रभावित करेंगे या फिर दोनों प्रभावित कर रहे हैं, कौन है? तो जो समझने वाले होंगे समझ गए होंगे, सीधी सी बातें हैं, ठीक है। सीधी सी बातें हैं कि स्वास्थ्य को हमें बायोलॉजिकल फैक्टर भी प्रभावित करता है एंड व्यवहारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये तीनों कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इनमें राइट आंसर कौन सा होगा, न एक न ही दो, तो ये गलत है, केवल दो गलत है, एक तथा दो दोनों तो यही अपना सही है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन दिमाग खोलता है, आपको नॉलेज बढ़ाता है। 14 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों को प्रसार को रोकने में मदद करता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि WHO के अनुसार वह कौन से उन स्थितियों, मतलब ऐसी स्थिति या प्रथा जो संदर्भित कर रहा है स्वास्थ्य को बनाए रखने में और रोगों को फैलने से रोकने में, वह कौन सा स्थिति या प्रथा है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों को रोकने में मदद करता है WHO के अनुसार? स्वास्थ्य विज्ञान, बुभुक्षा, संक्रमण, पर्याक्रमण, क्या होगा राइट आंसर? तो माय डियर, राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन ए होता है, स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है। ये आपको मदद करेगा स्वास्थ्य को रोगों को रोकने में, प्रसार को और स्वास्थ्य को बनाए रखने में, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी महिला का राजनीतिक में जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सत्ता का आकार देने तथा साझा करने में महिलाओं द्वारा प्राप्त समानता तथा स्वतंत्रता की डिग्री तथा समाज द्वारा महिलाओं की इस भूमिका को दिए गए मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक प्रक्रिया तथा विधायी गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी महिलाओं के सशक्तिकरण का सूचक है। तो देखिए, ये तो बात सही है कि जैसे जैसे राजनीतिक में, विधायी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है तो यह उसकी सशक्तिकरण का एक सूचक है, ये बात सही है, ठीक है, ये तो सही है। ओके, ये समझ गए चीज़ों को। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बातें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर जो होने वाला है वह केवल और केवल जो है अपना 2 होने वाला है, ठीक है, ये केवल और केवल 2 होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? अब जो लोग नहीं पढ़े होंगे, होम विजिट का पर्पज, उद्देश्य, गोल नहीं पढ़े होंगे तो फिर उनको दिक्कत होगा। होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि हाँ कौन है, समझ गए ना, कौन नहीं है। तो भाई हमें नॉलेज होगा कि कौन कौन सा उद्देश्य होता है, तो ऑटोमेटिक हम इसमें छांट लेंगे कि हाँ इसका ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना, क्या ये संभव है? होम विजिट में यह इसका एक उद्देश्य हो सकता है कि संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना और उसमें इंटरवेंस करना, हस्तक्षेप करना, क्या ये बात सही है? यह एक लक्ष्य हो सकता है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना, होम विजिट में कभी भी हड़बड़ी, तेज़ी से देखभाल संभव नहीं होता है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। स्वस्थ व्यवहार और रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना, सही है, स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ाना और रोगों की रोकथाम बढ़ाना, ये भी बात सही है, ठीक है। परिवार को सहायता और शिक्षा प्रदान करना, ये भी बात सही है। यानी होम विजिट में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन तेज़ी से देखभाल संभव नहीं है, तीव्र देखभाल, तो ऑप्शन ये गलत है। ओके, ये हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान न्यूनतम कितनी प्रसवोत्तर यानी प्रसव के बाद देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है? कहने का मतलब है महिला जब बच्चे को जन्म दे देती है तो जन्म देने के बाद का जो समय होता है 6 सप्ताह, इन 6 सप्ताह में कितनी बार विजिट की सिफारिश की जाती है? आप लोग कमेंट करके बताएं कि प्रसव के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद जो 6 सप्ताह का समय होता है इसे क्या कहते हैं, इस अवधि को क्या कहते हैं? हम पढ़ा चुके हैं, कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि कितने देखभाल के लिए जो है सिफारिश की जाती है, कितने विजिट के लिए, समझ गए? 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 1। तो
तो सबसे पहले ये 4 से 1 तो होगा नहीं, ठीक है, 3 से 2 तो होगा नहीं, ये चीज़ें गलत है दोनों। तो बचता है 1 से 3 नहीं तो 2 से 4। तो होगा क्या, होगा ये अपना 1 से 3 का सिफारिश किया जाता है। 1 से लेकर 2, 3 तक जो है महिला 6 सप्ताह के अंदर बच्चे को जन्म देने के बाद 6 सप्ताह में 1 से 3 तक जो है वो आकर चेकअप वगैरह, रूटीन चेकअप वगैरह करवा सकती है, ठीक है, ताकि महिला का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए और कुछ भी असमानता हो तो पता चले इस विजिट में। ओके, ये हो गया। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। आगे यहाँ पे है निम्नलिखित में से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्स होम विजिट करते समय सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती है। करने का मतलब है कि एक नर्स के सामने कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्स होम विजिट करते समय जो सांस्कृतिक बाधा होता है, बैरियर होता है, उसको दूर करने के लिए कर सकती है, ठीक है। तो मैं बता दूं, नस्लवाद और भेदभाव को मुद्दों को संबोधित करना, तो ये तो बात जो है सही है कि भाई नस्लवाद और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करना, इसको लोगों के बीच में बताएगी कि भाई नस्लवाद और भेदभाव कोई जो है बड़ी बात नहीं है, इस पर लोगों को शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ें है भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना, प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना, तो ये गलत है, ठीक है, ये जो है गलत है। यदि आवश्यक हो तो दुभालिया का उपयोग करना, शब्द जाल या चिकित्सा शब्दावली के प्रयोग से बचना, तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये नर्स को जो है करना चाहिए, बट ये रणनीति नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है। ये भाषाओं के संबंधी बाधाओं को तो दूर करना चाहिए ताकि भाषा जटिल ना हो, लेकिन प्रौद्योगिकी का उपयोग ये बचना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये सब क्वेश्चन आप खुद से पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या देना है। ओके, आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल वितरण की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस पर आधारित है। त्रिस्तरीय जो प्रणाली है इसका सिफारिश किस कमेटी के द्वारा कब किया गया। 1975 में श्रीवास्तव कमेटी, 1913 में रॉकफेलर कमेटी, 1946 में भोर कमेटी, 1962 में मुदालियर कमेटी, किस कमेटी के द्वारा जो है त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई, ठीक है। तो कौन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1975 में श्रीवास्तव कमेटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा श्रीवास्तव कमेटी की नियुक्ति 1974 में की गई, बट इन्होंने अपना जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष 1975 में प्रस्तुत किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस निर्धारक में देश की राजनीतिक व्यवस्था शामिल है। देश की राजनीतिक व्यवस्था जो स्वास्थ्य को निर्धारित करता हो, स्वास्थ्य के निर्धारक कहने का मतलब है कि आपको स्वास्थ्य को उससे इफेक्ट पड़ता हो, उससे स्वास्थ्य ठीक होने और न होने पर प्रभाव पड़ता हो, वही निर्धारक होता है, ठीक है, जो राजनीतिक व्यवस्था में शामिल है। पर्यावरणीय, जैविक, व्यवहारिक और सामाजिक। मैं बता दूं यहाँ पे राइट आंसर जो इसका होगा आपका समाज जो है वह आपका राजनीतिक व्यवस्था में भी शामिल है, यानी समाज आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और समाज जो है आपके राजनीतिक व्यवस्था में भी शामिल है, तो ये दोनों अपना कॉमन है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ूँ, यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी जो होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई। यानी पीएचसी की जो अवधारणा है यह पीएचसी की जो अवधारणा है यह किस कमेटी के द्वारा जो है दी गई, ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको लपेट लिया है, क्वेश्चन इधर से उधर घुमा दिया है। इसका सीधा है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसकी अवधारणा सन डैश में किसके द्वारा शुरू की गई, मतलब सन भी पूछ रहा है और किसके द्वारा की गई ये अवधारणा ये भी पूछ रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम 1920 के द्वारा, श्रीवास्तव समिति 1975, ठीक है, यहाँ पे मुदालियर होगा, मुदालियर समिति 1962 या भोर समिति 1946, ठीक है, किसके द्वारा। तो राइट आंसर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा है यह सन 1946 में भोर कमेटी के द्वारा जो है दिया गया। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कैसे बन गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920, श्रीवास्तव कमेटी 1975, भोर कमेटी 1946, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपका आ रहा है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। मतलब एक ऐसा घटक है इसमें जो प्राइमरी
हेल्थ केयर में नहीं शामिल है, बाकी 3 शामिल है, ठीक है। तो जो नहीं शामिल है उसको छोड़कर हमको, बाकी तो शामिल ही हैं, तो उसको बताना है जो नहीं शामिल है। तो मातृ एवं शिशु देखभाल ये शामिल है, पता है आपको, ठीक है। ओके। स्थानीय एडे स्थानीय एडेमिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, ये भी सही है। जो स्थानीय रोग होते हैं उसको रोकथाम और नियंत्रण करना, ये तो है कंपोनेंट में, आपको पता है। स्वास्थ्य शिक्षा और संवर्धन, ये भी है, आप लोग को पढ़े होंगे प्राइमरी हेल्थ केयर का। अगर आप लोग एलिमेंट्स पढ़े होंगे तो आपको पता है कि उसमें मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ केयर भी है, उसमें स्थानिक रोगों को रोकथाम और नियंत्रण भी है, और उसमें स्वास्थ्य शिक्षा और संवर्धन भी है। लेकिन अस्पताल आधारित विशेष सेवाओं का प्रावधान ये आपके प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट में नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ओके, जो पढ़ेंगे थ्योरी उन्हीं को पता होगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनको नहीं पता होगा। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं है। नर्स के लक्षण गुण के बारे में पूछ रहा है कि इसमें कौन जो है नहीं है, ठीक है। देखिए, सामुदायिक गतिशीलता की एक मजबूत समझ प्रदर्शित करना, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और क्षमता प्रदर्शित करना, व्यक्तिगत रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना, मजबूत पारस्परिक और संचार कौशल रखना। तो माय डियर, मैं बता दूं राइट आंसर जो होगा कि समुदाय गतिशीलता की एक मजबूत समझ और प्रदर्शित करना। एक नर्स है, समुदाय में काम कर रही है, और समुदाय के बारे में उसे समझ होगा ही नहीं, लोगों के बीच में वह चीज़ों को प्रदर्शित ही नहीं कर पाएगी, तो एक नर्स का क्या लक्षण हुआ, नहीं हुआ वो। तो ये अपन सही है, एक समुदाय का मजबूत समझ होनी चाहिए एक नर्स के अंदर, ठीक है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता और क्षमता प्रदर्शित करना, एक नर्स के अंदर एक गुण होनी चाहिए कि उसे सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में समझ होनी चाहिए, किसका क्या कल्चर है, और अपने क्षमताओं को प्रदर्शन करने का भी जो है उनको एक कोशिश करनी चाहिए। व्यक्तिगत रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना, और नर्स को एक कभी भी नहीं करनी चाहिए कि वह इंडिविजुअली किसी एक व्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करके देखे और बाकियों को छोड़ दे, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो यही गलत ही तो पूछ रहा है कि कौन नहीं है, बाकी ये सब तो सही है। एक नर्स के अंदर पारस्परिक और संचार कौशल होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 24 है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अवधारणा है। स्वास्थ्य हेल्थ कॉन्सेप्ट कौन है। जैविक अवधारणा, पारिस्थितिक अवधारणा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, इनमें से सभी। तो मैं बता दूं राइट आंसर हेल्थ कॉन्सेप्ट आपका बायोलॉजिकल भी, ठीक है, पारिस्थितिक भी, साइकोलॉजिकल भी, तीनों होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य होता है कहीं ना कहीं तीनों पर प्रभावित होता है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट इसका राइट है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ कि भोजन व शरीर के बीच होने वाली जो प्रतिक्रिया होती है और उसका जो रिजल्ट, जो परिणाम होता है वो क्या होगा। एलिमिनेशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन, स्वीटिंग, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि भोजन और शरीर, भोजन लेते हैं और शरीर, इन बीच में होने वाली जो प्रतिक्रिया का जो परिणाम होगा वो क्या होगा। एलिमिनेशन, एक्सक्रेशन एंड न्यूट्रिशन एंड स्वीटिंग, क्या होगा आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, खाद्य पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो कि शरीर की क्रिया प्रणाली के लिए आवश्यक है क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है कि हम बॉडी में ऐसे पदार्थ लेते हैं जो कार्बनिक होता है, तो वह किसके रूप में होता है आपको पता है। एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, वह कौन है। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, मिनरल्स। तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सीधा सीधा माय डियर कि जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं वह आपका कौन हो सकते हैं। तो वह अपना जो हो सकते हैं वह न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, पोषक हो सकते हैं। अगर सीधा कार्बनिक कहेगा तो अपना कौन सा होता, प्रोटीन होता, ठीक है। सीधा अगर कार्बनिक कहता, सीधा अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में अगर लेंगे तो वह न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। समझ गए, चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं यहाँ पे बढ़ूँ, 27 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए आधारभूत पोषक यानी बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन होंगे। विटामिन होंगे, वाटर होंगे, फैट्स होंगे, प्रोटीन होंगे। तो मैं बता दूँ इसमें आधारभूत पोषक में तो इस जो है आधार बेसिंग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही आधारभूत कहेगा तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जल, ठीक है, याद रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ, 28 नंबर का क्वेश्चन है, एनर्जी प्रदान करने वाले पोषक इनमें से कौन सा है जो एनर्जी प्रदान कर सकता है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट देता है, कार्बोहाइड्रेट, फिर जो है आपका आता है कौन, प्रोटीन। तो राइट आंसर कौन होगा, प्रोटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
आगे है 29 नंबर का क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी आयरन ओरल ओरल सप्लीमेंट है, मतलब मुंह से लेने वाला सप्लीमेंट है। किस एक को छोड़कर सभी जो है ओरल सप्लीमेंट है? तो देखिए, फेरस साइट्रेट मुंह से ले सकते हैं, फेरस सल्फेट मुंह से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद जो अपना फेरस ग्लूकोनेट होता है, यह भी हम लोग ओरल मुंह से ले सकते हैं। बाकी जो ये फेरिक ग्लूकोनेट होता है यह इंजेक्शन फॉर्म में होता है, ठीक है। और इंजेक्शन तो कभी भी हम मुंह से नहीं ले सकते हैं, समझ गए ना। तो फेरिक ग्लूकोनेट का इंजेक्शन आता है, बाकी फेरस साइट्रेट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट ये सब आप बाई ओरल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है, शरीर के लिए प्रमुख पोषण तत्व कौन सा है? शरीर के लिए प्रमुख पोषण तत्व इनमें से कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। वसा, प्रोटीन, कैल्शियम। तो शरीर के लिए जो प्रमुख पोषक तत्व होता है, आपको मैं बता दूं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब प्रमुख पोषण होता है, समझ गए। तो इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना प्रश्न हो गया समाप्त। आज का यहाँ पे 30 मैंने प्रश्न आपको करा दिया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन 30 में आप कितना जो है सही कर पाएँ। ओके, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, 20 से अगर कम सही किए हैं मतलब आपको अभी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।